सोनल इस वक्त लिविंग रूम में सोफे पर बैठी बोरियत से टीवी चैनल्स बदल रही थी, मगर टीवी से ज्यादा उसका ध्यान फोन पर लगा हुआ था। बार बार वो फोन को हाथ में लेकर चेक कर रही थी कि शायद उसमें सिद्धार्थ का कोई मिस कॉल या कोई मैसेज नजर आ जाए, मगर अब तक सिद्धार्थ की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया था। कितना खड़ूस आदमी है ये भी नहीं हुआ कि एक बार मैसेज करके ही सही मेरा हालचाल पूछ ले। पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग बिजनेस मीटिंग्स में। सोनल ने एक बार फिर से इरिटेट होते हुए फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। शाम के 6 बज चुके थे, मगर अब तक सिद्धार्थ ने उसे कोई कॉल नहीं किया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सिद्धार्थ ने अभी तक उसके नंबर को अपनी ब्लॉकलिस्ट वाली जेल में से रिहाई दी भी है या नहीं। उसने रोहित से सिद्धार्थ के बारे में पूछा था और उसने बताया था कि सिद्धार्थ इस वक्त लॉस एंजलिस में है। इंडिया और लॉस एंजलिस के टाइम जोन में करीब 11.5 घंटे का फर्क था। इसका मतलब इस वक्त वहां सुबह के करीब 5:30 बज रहे होंगे। शायद वो सो रहा होगा, इसलिए उसने कॉल या मैसेज नहीं किया, मगर फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था। बार बार खुद को रोकते हुए भी आखिरकार उसने फोन अनलॉक करके सिद्धार्थ का नंबर निकाल लिया, मगर उसे मैसेज करने में वो अभी भी हिचकिचा रही थी। खुद को रोकते रोकते भी उसने एक मैसेज टाइप किया, सिद्धार्थ, मगर उसे सेंड करने से पहले ही डिलीट कर दिया। उसकी जगह उसने कुछ क्वेश्चन मार्क्स टाइप किए और उसे सिद्धार्थ को सेंड कर दिया। वैसे भी ये तरीका उसे बेस्ट लगा। जब सिद्धार्थ सोकर उठेगा और उसे मैसेज दिखेगा ना, तो वो उससे जरूर इसके बारे में पूछेगा और तब वो बहाना बना देगी कि गलती से उससे ये मैसेज उसके पास सेंड हो गया था। इस तरह उसकी सिद्धार्थ से बात भी हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली सोनल उसे मिस कर रही थी। मगर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सिद्धार्थ ने 2 सेकंड के अंदर ही उसे रिप्लाई कर दिया, ये क्या मैसेज भेजा तुमने? सिद्धार्थ का मैसेज देखकर सोनल का दिल खुशी के मारे जोर जोर से धड़कने लगा था और फिर उसने वही किया जैसा उसने पहले से सोच रखा था। ओह सॉरी, शायद गलती से ये मैसेज चला गया होगा। रियली? सिद्धार्थ ने दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछा। सोनल ने भी तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स। अगले 5 सेकंड के अंदर उसका फोन बजना शुरू हो गया। सोनल एकदम से चौंक गई। सिद्धार्थ का कॉल था। उसकी धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। थोड़ा हिचकिचाते हुए आखिर उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो। नर्वसनेस के कारण उसकी आवाज भी कांप रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की एकदम फ्रेश आवाज आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सो रहा था। मैं क्या बोलूं? सोनल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सच में वो मैसेज गलती से आया था? हाँ? सिद्धार्थ ने थोड़ी मजाकिया लहजे में पूछा। हाँ तो तुम्हें क्या लगा? इस बार सोनल ने अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस लाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर इतनी जल्दी मेरा कॉल कैसे रिसीव कर लिया तुमने? इट टुक यू ओनली 3 seconds टू टेक माय कॉल। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल ने एम्बैरेसमेंट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लोमड़ी भी शर्मा जाए इस आदमी से तो। पता नहीं कैसे बिजनेसमैन बन गया है ये। इसे तो डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी चाहिए थी। सोनल मन ही मन चिढ़ रही थी, मगर फिर उसने खुद को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने फोन पर गेम खेल रही थी। उसी वक्त तुम्हारा कॉल आ गया और मेरा हाथ गलती से टच होने से कॉल रिसीव भी हो गया। ओह आई सी। एक्सप्लेनेशन तो बड़ी हैवी दिया तुमने। कहते हुए सिद्धार्थ हंसा। उसकी हंसी से सोनल और भी ज्यादा नर्वस हो रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, सोनल, हाँ मिस कर रही थी मुझे? अचानक से उसके सवाल को सुनते ही सोनल का पूरा फेस लाल हो गया था। मैं क्यों मिस करूंगी तुम्हें? किसी तरह अपनी घबराहट छिपाते हुए उसने कहा। वो इस टॉपिक पर कुछ भी बात करने से बचना चाह रही थी, सो उसने तुरंत बात को घुमाते हुए पूछा, और तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए आज? जागूंगा तो तब ना जब मैं सोऊंगा। मीटिंग के बाद कुछ पेपर वर्क्स बाकी थे, पूरी रात उसी में बीत गई। सिद्धार्थ ने थोड़ी थकी हुई आवाज में जवाब दिया। ओ तो काम खत्म हो गया या अभी भी बाकी है? सोनल को अब थोड़ी फिक्र भी हो रही थी। वहां पहुंचकर सिद्धार्थ ने ठीक से आराम भी नहीं किया था और अब फिर से उसे पूरी रात जागकर काम करना पड़ रहा था। हाँ बस हो ही गया है, सिद्धार्थ ने उसे जवाब दिया। फोन पर दोनों ही तरफ खामोशी छा गई। सोनल को खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि उसके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों के ही पास बोलने को कुछ नहीं था, मगर दोनों में से किसी ने भी अभी तक फोन रखने की बात नहीं की थी। फोन पर उन दोनों को ही एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सोनल को ये खामोशी भी आज बहुत सुकून दे रही थी। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी, सोनल ने उस खामोशी को तोड़ते हुए धीरे से कहा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के चेहरे पर भी उसकी बात सुनकर एक मुस्कान फैल गई थी। उसने भी इस बार उसे कोई टॉन्ट नहीं मारा और ना ही उसका मजाक उड़ाया, बल्कि धीरे से उसने कहा, इट्स ओके, सॉरी एक्सेप्टेड। उसके सॉरी एक्सेप्टेड वर्ड को सुनकर सोनल ने भी राहत की सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। फोन पर सोनल को लाइटर की आवाज सुनाई दी और वो समझ गई कि हमेशा की तरह सिद्धार्थ फिर से सिगरेट जला रहा है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, जो भी आज तुमने मेरे लिए किया। सोनल उसे उस कैफे वाले इंसिडेंट के बाद थैंक्स भी नहीं बोल पाई थी, सो सॉरी के साथ में उसने थैंक यू भी ऐड कर दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हल्की सी हंसी आ गई। वैसे तुमने भी काफी अच्छे से हैंडल किया था सब कुछ, काफी प्रोग्रेस किया है तुमने, आई एम इम्प्रेस्ड। हालांकि सिद्धार्थ ने सोनल की बहुत छोटी सी तारीफ की थी, मगर सिद्धार्थ के मुंह से इतनी सी तारीफ निकलवाना भी ना शेर के मुंह से उसका शिकार छीनने जितना मुश्किल था। सोनल तो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगी थी। सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसा एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन उसकी तारीफ कर रहा था, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक बार घड़ी के ऊपर नजर डाली जिसमें अब 6:30 का टाइम शो हो रहा था। सिद्धार्थ, तुम आज पूरा दिन बिजी रहने वाले हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे बात करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है तो एनी टाइम कॉल कर सकती हो। सिद्धार्थ ने अब उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। कहने को भले ही उसने जो भी कहा हो, मगर असल में उसके पास फिलहाल इतना काम था कि उसे अगले 2 दिनों तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सिद्धार्थ, तुम थक गए होगे और फिर अब तो वहां सुबह भी हो गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। सोनल की आवाज में उसके लिए फिक्र झलक रही थी। तुम सोने जा रही हो? सिद्धार्थ ने लगभग खत्म हो चुकी सिगरेट को एशट्रे में डालते हुए पूछा। सिद्धार्थ, अभी यहाँ सिर्फ 6:30 बजे हैं, मैं अभी क्यों सोने लगी? ओके देन लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। सिद्धार्थ ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा। क्या? सोनल का दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा था। न जाने क्यों आज सिद्धार्थ की आवाज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस वो बोलता रहे और सोनल बस चुपचाप सुनती जाए। अभी वो उसके ख्यालों में ही गुम थी कि दूसरी तरफ से वापस सिद्धार्थ की आवाज आई। सोनल, तुमने कभी सनसेट के टाइम पर सनराइज होते देखा है? क्या मतलब? सोनल ने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछा। सिद्धार्थ अब चलते हुए अपने कमरे की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास आ गया था। उसने विंडो पर लगे पर्दों को एक तरफ सरका दिया और बाहर नीले आसमान की तरफ देखा, जहां अब लाली नजर आने लगी थी। अचानक सोनल का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया
वो अभी हैरानी से फोन की तरफ देख रही थी कि उसे सिद्धार्थ का वीडियो कॉल आने लगा। सोनल ने कॉल रिसीव कर लिया। सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर वो जैसे कुछ सोचना समझना ही भूल गई थी। सिद्धार्थ ने इस वक्त सिर्फ बाथरोब पहन रखा था। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। शायद सोनल को कॉल करने से पहले तक वो शावर ले रहा था। हमेशा सलीके से बने रहने वाले उसके बाल इस वक्त बिखरे हुए से थे, मगर इससे सिद्धार्थ और ज्यादा क्यूट लग रहा था। सोनल ने आज दोपहर में ही सिद्धार्थ के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी, मगर तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क था। उस वक्त कैफे में रोहित और नलिनी भी मौजूद थे और वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट था, मगर अभी बस वो थी और सिद्धार्थ। दोनों एक दूसरे के सामने खामोशी से खड़ी थी। सोनल के पीछे जो खिड़की थी उसमें से सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा था। धीरे धीरे सूरज कहीं दूर बिल्डिंग के पीछे छुपते हुए अपने पीछे अंधेरा छोड़ गया था। सिद्धार्थ ने बैक कैमरा ऑन किया और खिड़की के बाहर के नजारे को सोनल के सामने एक्सप्लेन करने लगा। वो सिल्वर कलर की बिल्डिंग देख रही हो जिसके टॉप फ्लोर पर गार्डन और उसके साथ में बड़ा सा फाउंटेन है, वो वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट है। उसकी ठीक दूसरी तरफ की दीवार को देखो, वहां जो पेंटिंग्स नजर आ रही है ना, वो मैंने ही बनाई थी आज से 5 साल पहले, वो भी रस्सी के सहारे दीवार पर लटक कर। कहते हुए सिद्धार्थ धीरे से हंसा। सोनल बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सिद्धार्थ ने तो और भी पता नहीं क्या क्या उसे दिखाया और बताया था, मगर वो तो उसकी आवाज में ही इतनी खोई हुई थी कि उसे बाकी कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। सोनल देखो, सूरज निकल रहा है। अचानक सिद्धार्थ ने कैमरा सूरज की तरफ घुमाते हुए कहा। उसकी एक्साइटमेंट से भरी आवाज को सुनकर सोनल का भी ध्यान अब स्क्रीन की तरफ चला गया, जहां आसमान की लाली के बीच से अब सूरज की हल्की सी झलक नजर आने लगी थी। आसमान के दूसरे छोर पर से धीरे धीरे सूरज जैसे अंगड़ाई लेता हुआ निकलकर सामने आ रहा था। सूरज के निकलने के साथ ही आसपास की सारी बिल्डिंग्स उसकी लाल सुनहरी रोशनी से चमकने लगी थी। सूरज तो रोज ही निकलता था, लेकिन अपनी बिजी लाइफ में किसके पास इतना वक्त होता है कि वो रोज सनराइज देख सके। सोनल की जिंदगी में भी शायद ही दूसरा मौका था जब वो सूरज को उगते हुए देख रही थी। वो अलग बात है कि जहां वो इस वक्त थी वहां सनसेट हो चुका था और रात का अंधेरा चारों तरफ पसर चुका था। सोनल ने पहली बार ऐसा खूबसूरत नजारा अपने पेरेंट्स के साथ देखा था। बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह उसकी मॉम डैड और खुद वो तीनों एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़े उस खूबसूरत नजारे की गवाह बनी थी। तब सोनल बहुत छोटी थी। वो उसका पहला मौका था जब उसने सूरज को उगते हुए देखा था, और उस वक्त ये उसके लिए किसी खूबसूरत मैजिकल एक्सपीरियंस से कम नहीं था। वो खूबसूरत नजारा और एहसास आज तक उसके दिल में बसा हुआ था। आज इतने सालों बाद जिसने फिर से उसे ये खूबसूरत नजारा दिखाया था, वो इस वक्त उससे हजारों किलोमीटर दूर था, मगर सोनल को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसके साथ नहीं है। वीडियो कॉल पर ही सही, लेकिन सोनल को महसूस हो रहा था जैसे वो और सिद्धार्थ एक साथ मिलकर उस नजारे को देख रहे हैं। और फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सिद्धार्थ उसकी अंधेरी जिंदगी में किसी नई सुबह, नई उम्मीद और नई रोशनी के साथ आया था। इस बार सोनल को इस उगते हुए सूरज को देखते हुए जो एहसास हो रहे थे ना, वो पिछली बार से बिल्कुल अलग थे। इस बार एक्साइटमेंट से ज्यादा एक सुकून था इस नजारे में, एक प्यार भरा एहसास, सिद्धार्थ के साथ होने का एहसास, जिसे शायद वो पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाली थी। सोनल ये सब सोचते हुए इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। जब सूरज पूरी तरह निकलकर सामने आ गया और चारों तरफ अपनी चमक बिखेरने लगा, तो सिद्धार्थ ने वापस मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया। सोनल की तरफ देखकर उसने एक स्माइल दी और बोला, बहुत देर हो गई है, अब तुम भी जाकर आराम करो। इतनी भी देर नहीं हुई है, वैसे तुम अभी क्या करने वाले हो? सोनल ने भी उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं तो बाहर जॉगिंग करने जा रहा हूँ, कुछ अच्छे नजारों का मजा लूंगा। सिद्धार्थ ने जरा मजाकिया लहजे में जवाब दिया। ओके, गुड नाइट। सोनल के होंठों पर भी एक हंसी तैर गई थी। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कॉल डिस्कनेक्ट करने ही जा रहा था कि सोनल को कुछ याद आया और वो एकदम से हड़बड़ाती हुई चिल्लाई, वेट, तुम वापस कब आ रहे हो? अब तो मान लो कि मेरे बिना मन नहीं लग रहा है तुम्हारा। एक ही दिन में ही हालत हो गई है तुम्हारी। एक दिन एक साल के बराबर लग रहे हैं तुम्हें, नहीं? सिद्धार्थ ने फिर से उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके सवाल को सुनकर सोनल से कुछ भी जवाब देते नहीं बन रहा था। हालांकि उसके गालों पर जो लाली छाने लगी थी ना, वो साफ साफ चुगली कर रही थी कि सिद्धार्थ की बातों में सच्चाई थी। सिद्धार्थ ने जब उसकी हालत देखी ना, तो उसे हंसी आ गई। डोंट वरी, अगर सब ठीक रहा तो परसों तक मैं वापस आ जाऊंगा। उसने सोनल को तसल्ली देते हुए कहा। ओके बाय, टेक केयर कहकर सिद्धार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिद्धार्थ से बात करने के बाद सोनल इतनी खुश हो गई थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बजे तक वो जागती रही। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह ये थी कि सिद्धार्थ और उसके बीच एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उस पूरी रात जागने के बावजूद सुबह जब वो जागी तो एकदम तरोताजा महसूस कर रही थी। जब इंसान अंदर से खुश होता है ना, तो बाकी की कोई भी चीज उसे महसूस ही नहीं होती है। सोनल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे थकान भी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस कर रही थी। फैशन हब में जॉब करते हुए उसे पूरा 1 महीना हो चुका था। जैसे ही उसने दोपहर का काम खत्म किया, उसे अपनी सैलरी कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन मिल गई। फैशन हब अभी छोटे लेवल पर ही काम कर रहा था, इसलिए यहाँ किसी भी बड़ी कंपनी के जैसे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे। इसी वजह से सोनल को भी उसकी सैलरी कैश में दी गई थी। लवली ने खुद ही उसे आकर एक एनवेलप दिया था। सोनल ने उसे थैंक यू बोला और वहां से निकलकर स्टाफ लाउंज में आ गई। खुशी और एक्साइटमेंट के कारण सोनल का दिल जोरों से धड़क रहा था। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। कांपते हाथों से उसने उस एनवेलप को खोला। उसने एक बार नहीं बल्कि पूरी 3 बार सारे पैसे अच्छी तरह गिने। पूरे 6000 रुपए थे। उन पैसों को अपने हाथ में पकड़े सोनल खुशी से भरकर जोर से चिल्लाई। साथ ही साथ कब वो खुशी से उछलने लग गई उसे पता भी नहीं चला। जब उसे ध्यान आया कि वो अभी भी फैशन हब में है, तो उसने घबराकर सबसे पहले अपने आसपास नजर डाली। किसी को भी अपनी तरफ ना दिखता पाकर उसने राहत की सांस ली, वरना अगर कोई उसे ये सब करते देख लेता तो शायद उसे पागल समझ लेता। 6000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, ये बात सोनल भी जानती थी, मगर ये उसके लिए कम भी नहीं थी, खासकर तब जब ये पैसे उसने खुद से कमाए थे। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो वाकई बड़ी हो गई है। अब वो खुद काम करके अपना खर्चा उठा सकती है। छोटी छोटी चीजों के लिए उसे किसी और के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सोनल इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे मन कर रहा था कि चिल्ला चिल्लाकर सबको बताए कि उसे आज उसकी पहली सैलरी मिली है। और फिर उसे सबसे पहले सिद्धार्थ का ख्याल आया। उसने उस एनवेलप के साथ ही अपनी सैलरी की पिक्चर्स क्लिक की और उसे माय फर्स्ट सैलरी के साथ कोट करके सिद्धार्थ को सेंड कर दिया। मगर सिद्धार्थ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद वो बिजी होगा सोचकर वो उसके रिप्लाई का वेट करने लग गई थी। मगर आधे घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सिद्धार्थ का कोई जवाब नहीं आया था। अब उसे लग रहा था कि वो किससे रिप्लाई की उम्मीद कर रही है। कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक जो हर घंटे करोड़ों रुपए कमा लेता है, उसके लिए 6000 रुपए क्या मायने रखते हैं? ये सोचकर सोनल का दिल बैठने लगा था। मगर फिर भी वो सिद्धार्थ से कम एक सिंपल से कंग्रेचुलेशंस की उम्मीद तो कर ही सकती थी ना।
मेहता निवास में इस वक्त कुछ अलग ही नजारा था। वहां की हाउसकीपर डॉली नलिनी के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने डोर नॉक करते हुए पुकारा, मैडम मैडम प्लीज बाहर आकर कुछ खा लीजिए मैडम, पायल मैडम ने मुझे आपके पास भेजा है। वो कुछ और बोल पाती है उससे पहले ही अंदर से नलिनी के चिल्लाने की आवाज आई, चली जाओ यहाँ से, कहा ना भूख नहीं है मुझे। लेकिन मैडम, डॉली ने कुछ कहने की कोशिश की मगर अंदर से नलिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो चुप हो गई। बोला ना चली जाओ यहाँ से, दोबारा अगर मेरे पास आई ना तो नौकरी से निकाल दूंगी तुझे मैं, समझी। डॉली ने डोर नॉक करने के लिए जो हाथ उठा रखा था तुरंत उसे नीचे कर लिया। मजबूरी में वो वहीं कमरे के बाहर खड़ी होकर नलिनी के बाहर आने का वेट करने लगी। क्या हुआ मॉम, अब तक बाहर नहीं आई? पायल ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पूछा। डॉली ने बिना कुछ बोले बस नाम ही अपनी गर्दन हिला दी। पायल ने एक बार परेशानी से भरकर दरवाजे के ऊपर नजर डाली। उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से दरवाजे के पास जाकर उसे नॉक करने लगी। तो फिर से आ गई, बोला ना तुझे नहीं खाना है मुझे कुछ भी। नलिनी फिर से चिल्लाई, मॉम मॉम क्या हो गया है आपको, इट्स मी। पायल ने फिर से डोर नॉक करते हुए कहा। उसकी आवाज सुनते ही नलिनी शांत हो गई थी। उसने इस बार थोड़ी हताश सी आवाज में धीरे से कहा, पायल बेटा मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, तो तुम जाओ अभी यहाँ से। मॉम आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको, प्लीज बाहर आकर कुछ खा लीजिए। पायल ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। नलिनी ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा। पायल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो अंदर से लॉक था। उसने पीछे मुड़कर देखा, डॉली अभी वहीं खड़ी थी। जाओ जाकर डुप्लीकेट कीज लेकर आओ, पायल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। डॉली तुरंत जाकर कीज ले आई। पायल ने तुरंत रूम का दरवाजा खोल दिया मगर अंदर का नजारा देखकर वो बुरी तरह चौंक गई थी। पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। नलिनी ने उस कमरे में मौजूद सारे फर्नीचर और शो पीसेस तोड़ डाले थे। वो कपड़े जिस पर सिद्धार्थ ने बीसियों कॉफी डलवाती थी, नलिनी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। उन कपड़ों के टुकड़े पूरे कमरे में जहां तहां बिखरे हुए थे। नलिनी इस वक्त बेड पर चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठी थी। लगातार रोते रहने से उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थी। बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। हमेशा बन ठन कर रहने वाली नलिनी की हालत देखकर पायल बुरी तरह घबरा गई थी। मॉम मॉम क्या हो गया है आपको, क्या हुआ है? पायल ने घबराते हुए पूछा। नलिनी ने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जहां पायल खड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। उसके सब्र का बांध टूट गया और एक बार फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। पायल ने तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे गले से लगा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। मॉम मॉम आपको पता भी है मैं आपके लिए कितनी परेशान हूँ। उस सोनल की वजह से मैं आपकी हेल्थ खराब नहीं होने दूंगी, सो प्लीज अब रोना बंद करो। नहीं गलत बात, रोना नहीं है, नहीं चुप हो जाइए मॉम, रोना बंद करो। नहीं। कल दोपहर में कैफे में इतना बड़ा तमाशा होने के बाद नलिनी घर आकर बहुत देर तक रोती रही और सिद्धार्थ और सोनल दोनों को तब तक गालियां देती रही जब तक उसकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो गई। उसके बाद थके कदमों से वो अपने रूम में चली गई और तब से लेकर अब तक वो बस वहीं बंद थी। मेरी बच्ची, तुझे पता है उन दोनों ने मेरे साथ कल क्या क्या किया? कहते हुए वो जोर जोर से रोने लग गई। उसे उस हालत में देखकर पायल की भी आंखों में आंसू आ गए थे। सब पता है मुझे मॉम, कहते हुए वो नलिनी की पीठ पर थपकियां देते हुए उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करने लगी। नहीं कुछ नहीं पता है तुझे, पता नहीं कैसे ये सब बातें मिसेस कपूर को पता चल गई। कल रात को उन्होंने मुझे कॉल किया था, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की थी ना, उससे साफ साफ लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। उस सिद्धार्थ रॉय कपूर और सोनल ने मिलकर मेरी इतनी बेइज्जती की, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। सोसाइटी की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाएंगी, हंसेंगी मुझ पर। इससे तो अच्छा होता कि मैं वहीं मर जाती। कहते हुए नलिनी वापस पायल के सीने में अपना मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मॉम ये क्या बोले जा रही हैं आप? पायल ने उसे हल्के से डांटते हुए कहा। वो चुड़ैल सोनल, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये सब उसी की वजह से हुआ है, बर्बाद कर दूंगी मैं उसे, बर्बाद कर दूंगी। नलिनी ने गुस्से से भरते हुए कहा। सोनल का जिक्र आते ही पायल का भी चेहरा गुस्से से भर गया था। नलिनी ने जब से उसे बताया था कि उसे शो से बाहर करने वाला और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ रॉय कपूर है, तब से ही उसके सीने में एक आग सी जल रही थी। अपनी नफरत की इस आग में वो सिद्धार्थ और सोनल दोनों को ही जलाकर राख कर देना चाहती थी। पिछले 2 दिनों में उसके शो से बाहर होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। इन सब की वजह से शो की टीआरपी और ज्यादा बढ़ गई थी। मॉम सबसे पहले तो आप उन दोनों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। उन्हें तो अब मैं देखूंगी, जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, उस सबका बदला मैं अब उनसे लूंगी। पायल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नलिनी को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसका रोना भी कम हो गया था। अपने आंसू पूछते हुए उसने सिर उठाकर पायल की तरफ देखा और गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोली, पायल बेटा उन दोनों ने मिलकर मुझे इतने गहरे जख्म दिए हैं जिसके निशान मुझे जिंदगी भर नजर आएंगे। इस बार ऐसी सजा दो उन दोनों को जो जिंदगी भर याद रहे। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि नलिनी मेहता के साथ टकराने का अंजाम क्या होता है। डोंट वरी मॉम, उस सोनल को मैं इस बार अच्छा सबक सिखाऊंगी, पायल ने सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर फाइनली नलिनी के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल नजर आने लगी थी। पायल ने भी नलिनी की तरफ देखकर एक स्माइल देते हुए प्यार से कहा, अब तो आप खुश है ना, अब प्लीज चलकर कुछ खा लीजिए। रात को भी आपने कुछ नहीं खाया था और आज सुबह से भी आपने एक कप चाय तक नहीं पी है। ऐसे तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी मॉम। डैड भी कंपनी को लेकर पहले से कितने परेशान हैं। अब अगर आपकी भी तबीयत खराब हो गई तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी मॉम। लेकिन पायल मुझे सचमुच में भूख नहीं है, नलिनी ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। भूख नहीं है तो भी भूख लग जाएगी। आपको पता है मैंने आज आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई है, अपने लिए ना सही डैड के लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा मॉम। आप खुद ही कमजोर पड़ जाएंगी तो उस सोनल से अपना बदला कैसे लेंगी? इसलिए मेरी बात मानिए और प्लीज चलकर कुछ खा लीजिए। चलिए। पायल ने उसे बेड पर से उठाते हुए कहा। इस बार नलिनी ने भी मना नहीं किया और उसके साथ चुपचाप डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। डॉली ने पहले ही डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रखा था। उसने तुरंत नलिनी के सामने गर्मा गर्म सूप से भरा बोल रख दिया। मैडम ये आपका फेवरेट सूप है, इसे पीकर आप बेटर फील करेंगी, उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा और वहीं साइड में खड़ी हो गई। पायल भी मुस्कुराते हुए वहां नलिनी के पास बैठ गई थी। नलिनी ने अभी सूप से भरा चम्मच अपने मुंह से लगाया ही था कि डोर बेल बजने लगी। डॉली ने जाकर डोर ओपन किया और गुस्से में तमतमाते हुए कुंदन लाल मेहता ने अंदर कदम रखा। ये लीजिए मॉम, डैड भी आ गए, अब सब लोग साथ में लंच करेंगे। पायल ने तुरंत खड़े होते हुए कहा, मगर उसकी बात खत्म होने से पहले ही कुंदन ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, लंच? तुम्हें लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मेरा पानी भी पीने का मन होगा? कुंदन ने शायद ही कभी पायल से इतने गुस्से में बात की थी।
सो उसके इस बिहेवियर को देखकर पायल हैरान हो गई थी। नलिनी भी खाना छोड़कर उठ गई। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? कुंदन तेजी से चलते हुए डाइनिंग टेबल के पास आ खड़ा हुआ था। नलिनी का सवाल सुनकर उसका गुस्सा और भड़क गया था। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझसे पहले तो तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए था ना। सारा रायता तुम्ही ने तो फैलाया है। कुंदन ने इतनी जोर से टेबल पर हाथ मारा था कि बोल में से सूप छलक कर टेबल पर फैल गया था। कुंदन ने पायल की तरफ देखते हुए कहा, और तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो हमारी बर्बादी के लिए पायल। पायल और नलिनी दोनों उसकी बात सुनकर शॉक रह गई थी। उन्हें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुंदन आखिर किस बारे में बात कर रहा है। कुंदन, आखिर बात क्या है? अरे जो भी है साफ साफ बताइए ना। नलिनी ने परेशान होते हुए कहा। पायल ने भी उसे सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ डैड, आखिर हुआ क्या है? फाइन, अगर तुम दोनों मेरे ही मुंह से अपनी हरकतें सुनना चाहती हो तो इट्स ओके। लो, खुद ही अपनी आंखों से देख लो। कहते हुए कुंदन ने एक न्यूज़पेपर और एक डीवीडी दोनों की तरफ सरका दी। नलिनी ने झपट कर न्यूज़पेपर हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगी। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही नलिनी की बड़ी सी फोटो छपी हुई थी, जिसमें वो सोनल को थप्पड़ मारते हुए और उसके ऊपर कॉफी फेंकते हुए नजर आ रही थी। फोटो के साथ ही बड़ी सी हेडलाइन लगी हुई थी, सुपरस्टार पायल मेहता की मां और मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की बेरहम मालकिन नलिनी मेहता ने मासूम लड़की पर फेंकी गर्म कॉफी। ये देखकर नलिनी को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। न्यूज़पेपर में छपी फोटो को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि यह फोटो जानबूझकर चूज की गई थी ताकि इसमें नलिनी को कल्प्रिट दिखाया जा सके। इस तस्वीर में सोनल की सिर्फ पीठ नजर आ रही थी, लेकिन नलिनी का गुस्से से भरा हुआ क्लोजअप शॉट नजर आ रहा था, जिसमें वो सोनल के ऊपर कॉफी फेंकते हुए और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए नजर आ रही थी। नलिनी तो ये सब देखकर कुछ सोचना और समझना भी भूल गई थी। पायल ने वो डीवीडी उठाई और उसे अपने लैपटॉप में लगाकर उसे प्ले कर दिया, मगर कुछ ही सेकंड्स तक देखने के बाद उसके माथे से पसीना आने लगा था। उसने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया और धम से सोफे पर बैठ गई। डीवीडी में 2 दिन पहले की फुटेज नजर आ रही थी। वीडियो में वो उसी वेटर के साथ अनकॉन्शियस हालत में नजर आ रही थी। डैड, ये सच नहीं है, प्लीज ट्राई लिसन टू मी। मैंने कुछ नहीं किया है डैड, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब उस सिद्धार्थ ने किया है डैड। पायल ने पैनिक होते हुए कुंदन को समझाने की कोशिश की। नलिनी ने भी अपनी बेटी का पूरा साथ देते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसी कोई हरकत कभी नहीं कर सकती। और फिर वो और नमम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, अरे वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ, इतना कहकर उसने गुस्से में न्यूज़पेपर टेबल पर पटकते हुए कहा, और ये क्या बकवास खबर लगाई है अखबार वालों ने? मैं जालिम, मैं बेरहम, और वो चुड़ैल सोनल, वो मासूम है। कल उस सिद्धार्थ के साथ मिलकर उसने मुझे कितना परेशान किया था, वो खबर क्यों नहीं लगाई अखबार वालों ने? उस सिद्धार्थ रॉय कपूर ने मुझे गरम गरम कॉफी से नहाने पर मजबूर कर दिया था, उसकी तस्वीरें क्यों नहीं लगाई उन्होंने? टिकाऊ मीडिया ऐसे खा रहे हैं सबके सब, ये सब सिद्धार्थ ने करवाया है। नलिनी ने गुस्से में हांफते हुए कहा। कुंदन पहले से ही परेशान था, उस पर से बेटी और बीवी दोनों की बात सुनकर वो एकदम से छल्ला गया। Just shut up both of you। वो फंसा रहा है तुम्हें। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी गलती मानने के बजाय तुम दोनों मुझसे बहस कर रही हो। सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट आज मेरे ऑफिस में आया था, उसके साथ वो आदमी भी था जो उस वीडियो में पायल के साथ नजर आ रहा था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों ने फिर से सोनल को धोखे से फंसाने की कोशिश की थी, दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। कुंदन ने चिल्लाते हुए कहा। कुंदन का गुस्सा देखकर पायल और नलिनी दोनों ही कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। डैड, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपके लिए किया, आपकी हेल्प के लिए किया। आपको तो पता ही है ना कि रचित सबरवाल ने मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का लोन पास करने के लिए क्या डिमांड रखी थी। उसे सोनल चाहिए थी और सोनल को उसके पास पहुंचाने का बस यही एक तरीका था मेरे पास। पायल ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसकी बात पूरी होते होते कुंदन ने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर चढ़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा डाइनिंग एरिया गूंज गया था। अपने गालों पर हाथ रखे पायल को अपने होंठों पर खून का स्वाद महसूस हो रहा था। ये नजारा देखकर नलिनी बुरी तरह घबरा गई थी। कुंदन, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बेटी पर हाथ उठा रहे हैं, दिमाग तो नहीं खराब हो गया है आपका? कहते हुए नलिनी ने तेजी से कुंदन के पास आने की कोशिश की, मगर कुंदन ने उसे बिना देखे ही खुद से दूर करने के लिए जोर से धक्का दे दिया। नलिनी खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर गिर गई। गिरते वक्त उसका सिर वहीं रखी ग्लास की बनी टेबल के कॉर्नर से जा लगा। तेज चोट लगने की वजह से उसके सिर से खून निकलने लगा था। पायल ने जब ये नजारा देखा तो अपना सारा दर्द भूलकर तुरंत नलिनी की तरफ दौड़ी। मामा यू ओके? हाँ? नलिनी के सिर से खून निकलता देखकर एक पल को कुंदन भी घबरा गया था, मगर पायल को उसके पास आते देखकर उसने तुरंत उसकी तरफ से अपनी नजरें फेर ली। उसे अपने किए पर जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा था। पायल ने सहारा देकर खड़े होने में नलिनी की हेल्प की। नलिनी ने एक बार अपनी चोट पर हाथ लगाकर अपने सिर से निकलते हुए खून की तरफ देखा और फिर गुस्से में भरकर जोर से चिल्लाई, बस कुंदन, बहुत हो गया, आपको मुझसे झगड़ा ही करना है ना, तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। कहते हुए वो गुस्से में कुंदन की तरफ बढ़ी, मगर उसकी इस हरकत ने कुंदन के गुस्से को और भी ज्यादा भड़काने का ही काम किया। उसने एक जोरदार तमाचा नलिनी के गालों पर भी जड़ दिया। पायल ने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। तुम्हें अंदाजा भी है तुम दोनों की इस हरकत की वजह से मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज अब बैंकरप्ट होने वाली है। सड़क पर आ जाएंगे हम लोग, लेकिन तुम दोनों को अभी भी यहाँ बस तमाशा खड़ा करना है। कुंदन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पायल और नलिनी दोनों के ही होश उड़ गए थे। हाँ, डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है? हाँ? पायल ने पैनिक होते हुए पूछा। कुंदन अब तक बुरी तरह थक चुका था, मेंटली भी और फिजिकली भी। परेशान चेहरे के साथ अपने फोरहेड को मसलते हुए वो धम से सोफे पर बैठ गया। यही सच है, अब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। नलिनी का सारा दर्द, सारा गुस्सा अब तक हवा हो चुका था। उसने तेजी से आकर कुंदन के पास बैठते हुए पूछा, कुंदन, आप मजाक कर रहे हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता है ना? उसकी बातें सुनकर कुंदन ने परेशानी से भरकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ओह काश कि ये सब कुछ एक मजाक होता, उसने हताश होते हुए कहा। पिछले कुछ महीनों से बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, कंपनी के पास फंड के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, तो एक एक करके कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। मार्केट में मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को अब हमारे ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। एक एक करके सब अपना पैसा वापस निकालते जा रहे हैं। यूके वाली क्लाइंट की एक डील से कुछ मदद मिलने की उम्मीद थी, मगर अब वो लोग भी हमारे साथ बिजनेस डील नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है। कुंदन ने अपनी आंखें खोली और पथराई आंखों से दीवार की तरफ देखते हुए बोला, सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट रोहित अग्रवाल आज लॉयर के साथ हमारे ऑफिस आया था। एक लीगल नोटिस के साथ उन लोगों ने ये क्लियर कर दिया है कि पायल को शो से बाहर होने के बदले में वो उसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं देने वाले हैं, ना ही उस शो में इन्वेस्ट किया हुआ हमारा अमाउंट हमें वापस मिलने वाला है।
सब कुछ खत्म हो चुका है, कहते हुए कुंदन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कुंदन, ये नहीं हो सकता। नलिनी पागलों की तरह अपने बाल नोचते हुए चिल्लाने लगी। कुंदन, आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप लगातार बस काम ही किए जा रहे हैं। ये सब उसी का नतीजा है। अरे अभी तो हमें मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज मिली है। अभी तो हमने अच्छे दिन देखने शुरू किए थे। इतनी जल्दी ये सब कैसे खत्म हो सकता है? कुंदन अब उसके साथ और बहस करने के मूड में नहीं था, या शायद अब उसके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं बची थी कि वो और कोई बहस कर पाए। उसने एक कड़वाहट से भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे खत्म हो सकता है? ये तुम पूछ रही हो नलिनी? तुम्हें पता भी है अपने असिस्टेंट और लॉयर को भेजकर सिद्धार्थ ने आज हमारे लिए क्या मैसेज छोड़ा है? उसने कहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की ना, तो फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे वो पूरी तरह बर्बाद करके रख देगा। अरे क्या जरूरत थी तुम दोनों को सोनल को बिना वजह परेशान करने की? अब उसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। खुश हो ना तुम दोनों? हाँ, बहुत जल्दी सड़क पर आने वाले हैं हम सब। ये सुनकर पायल और नलिनी दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ गया था। डैड, हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते। अभी भी एक उम्मीद बाकी है। मैं नमक से बात करूंगी, वो जरूर हमारी हेल्प करेगा। और फिर मैंने इतने सालों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे पावरफुल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। मैं किसी भी हालत में मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को बैंकरप्ट नहीं होने दूंगी डैड। पायल ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, हाँ कुंदन, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, हम जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। नलिनी ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देते हुए कहा, मगर कुंदन अब पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। बिना कुछ बोले वो चुपचाप उठकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चला गया। नलिनी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। उसने तुरंत पायल की तरफ मुड़ते हुए कहा, पायल बेटा, अब क्या होगा? किसी ने सही कहा है, अच्छे दिन बस 4 दिनों के लिए ही आते हैं। अरे अभी तो मैंने ठीक से पैसा खर्च करना सीखा भी नहीं था, और अब सब कुछ हमारे हाथ से निकलने वाला है। फिर से हमें उस 2 कमरे के मकान में रहना पड़ेगा। नहीं, अब मैं दोबारा वो सब देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। पायल बेटा, तुम सब ठीक कर दोगी ना? बोलो। नलिनी ने बेचैनी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। पायल को नलिनी पर इस वक्त थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। ऐसी सिचुएशन में भी उसे बस अपनी लग्जूरियस लाइफ और सोशल स्टेटस की फिक्र थी। उसे चुप देखकर नलिनी ने एक बार फिर से उसका हाथ झटकते हुए कहा, चुप क्यों है तू? बोल ना, तू सब ठीक कर देगी ना मेरी बच्ची? बोल। डोंट वरी मॉम, मैं करती हूँ कुछ। कहते हुए पायल तेजी से घर से बाहर निकल गई। सोनल ने घर आने से पहले सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए थे। जैसे ही पैसे उसके बैंक अकाउंट में पहुंचे, सबसे पहले उसने उनमें से 4000 रुपए आलिया के पास ट्रांसफर करा दिए। उसका उधार चुकाकर सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया हो। अब सिर्फ 2000 रुपए ही उसके पास बचे थे। घर आकर उसने खाना खाया और फिर पूरे घर की सफाई की। उसने घड़ी की तरफ देखा, अभी सिर्फ 5 ही बजे थे। कुछ सोचकर वो बाहर निकल गई। आज उसे उसकी पहली सैलरी मिली थी। हालांकि वो आधी से भी ज्यादा पहले ही खर्च कर चुकी थी, फिर भी बचे हुए पैसों से वो कुछ अच्छा खरीदना चाहती थी। एक स्पेशल गिफ्ट सिद्धार्थ के लिए। शाम का अंधेरा छाने लगा था। सारी दुकान की लाइट्स जल चुकी थी। उनकी जगमगाती रोशनी के बीच से होकर गुजरते हुए सोनल उस एरिया के सबसे बड़ी मॉल तक आ गई। अंदर आकर वो सीधे मेंस क्लोथिंग सेक्शन के पास चली गई, मगर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े नजर आ रहे थे। दूर से ही उन पर लगा प्राइस टैग उसे नजर आ रहा था। उस पर लिखी कीमतें उसकी नर्वसनेस को और बढ़ा रही थी। वो मोटे से ग्लास वॉल के पीछे से ही अंदर की चीजें देखते हुए मेंस क्लोथिंग सेक्शन के आखिरी छोर पर पहुंच गई थी। वहां खड़ी होकर उसने अंदर की तरफ देखा। उसकी नजरें एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट के ऊपर जाकर अटक गई। इस शर्ट को एक मेल मैनेक्विन को पहनाकर डिस्प्ले के लिए रखा गया था। सोनल को वो शर्ट पहली नजर में सिद्धार्थ के लिए पसंद आ गई थी, मगर उसके प्राइस के बारे में सोचकर वो अंदर जाकर उसे देखने से हिचकिचा रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े नजर आ रहे। सोनल ने घर आने से पहले सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए थे। जैसे ही पैसे उसके बैंक अकाउंट में पहुंचे, सबसे पहले उसने उनमें से 4000 रुपए आलिया के पास ट्रांसफर करा दिए। उसका उधार चुकाकर सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया हो। अब सिर्फ 2000 रुपए ही उसके पास बचे थे। घर आकर उसने खाना खाया और फिर पूरे घर की सफाई की। उसने घड़ी की तरफ देखा, अभी सिर्फ 5 ही बजे थे। कुछ सोचकर वो बाहर निकल गई। आज उसे उसकी पहली सैलरी मिली थी। हालांकि वो आधी से भी ज्यादा पहले ही खर्च कर चुकी थी, फिर भी बचे हुए पैसों से वो कुछ अच्छा खरीदना चाहती थी। एक स्पेशल गिफ्ट सिद्धार्थ के लिए। शाम का अंधेरा छाने लगा था। सारी दुकान की लाइट्स जल चुकी थी। उनकी जगमगाती रोशनी के बीच से होकर गुजरते हुए सोनल उस एरिया के सबसे बड़ी मॉल तक आ गई। अंदर आकर वो सीधे मेंस क्लोथिंग सेक्शन के पास चली गई, मगर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े नजर आ रहे थे। दूर से ही उन पर लगा प्राइस टैग उसे नजर आ रहा था। उस पर लिखी कीमतें उसकी नर्वसनेस को और बढ़ा रही थी। वो मोटे से ग्लास वॉल के पीछे से ही अंदर की चीजें देखते हुए मेंस क्लोथिंग सेक्शन के आखिरी छोर पर पहुंच गई थी। वहां खड़ी होकर उसने अंदर की तरफ देखा। उसकी नजरें एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट के ऊपर जाकर अटक गई। इस शर्ट को एक मेल मैनेक्विन को पहनाकर डिस्प्ले के लिए रखा गया था। सोनल को वो शर्ट पहली नजर में सिद्धार्थ के लिए पसंद आ गई थी, मगर उसके प्राइस के बारे में सोचकर वो अंदर जाकर उसे देखने से हिचकिचा रही थी। उसने कुछ और खोजने की कोशिश में इधर उधर घूमकर देखा, मगर उसका ध्यान अब भी उसी शर्ट पर था। उसके अलावा उस मॉल में उसे और कोई भी चीज पसंद ही नहीं आ रही थी। वो शर्ट जिस मैनेक्विन पर रखी हुई थी ना, सिद्धार्थ की बॉडी और उसका फिजिक बिल्कुल वैसा ही था। इसलिए सोनल को अंदाजा था कि ये शर्ट न केवल उसे अच्छे से फिट हो जाएगी, बल्कि इसे पहनकर वो और भी ज्यादा हैंडसम लगेगा। ये सब सोचने के बाद वो खुद को और रोक नहीं पाई और सीधा मेंस सेक्शन के अंदर चली गई। उसने सोच लिया था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसे आलिया से पैसे वापस ही तो मांगने पड़ेंगे ना, पैसे फिर से आ जाएंगे। लेकिन अगर ये शर्ट बिक गई ना, तो फिर दोबारा मिलने नहीं वाली। सोनल अभी 22 साल की हो चुकी थी, लेकिन अपने स्लिम ट्रिम फिगर और इनोसेंट सी शक्ल के कारण लोग उसे अभी भी 16-17 साल से ज्यादा का नहीं समझते थे। उसने इस वक्त एक सिंपल सी व्हाइट टी-शर्ट, ब्लू जींस और व्हाइट स्नीकर्स पहन रखे थे। उसे देखकर किसी को भी वहम हो सकता था कि वो कोई हाई स्कूल स्टूडेंट होगी। इसलिए जब वो मेंस सेक्शन के अंदर पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ ने उसे कोई भाव नहीं दिया। वैसे भी उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि यहाँ मौजूद कोई भी सामान सोनल अफोर्ड नहीं कर पाएगी। सोनल ने ये बात नोटिस की, मगर उसने स्टाफ को इग्नोर कर दिया और सीधे मैनेक्विन के पास चली गई जिस पर वो लाइट ब्लू कलर की शर्ट रखी हुई थी। सोनल ने उस शर्ट की तरफ इशारा करते हुए स्टाफ से पूछा, एक्सक्यूज मी, मुझे ये वाली शर्ट लेनी है, ये आप मुझे दिखा सकते हैं? स्टाफ ने थोड़ा रूडली जवाब दिया, यहाँ मौजूद हर क्लॉथ सिंगल पीस है मैडम, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। रियली? सोनल खुश होते हुए तुरंत उस मैनेक्विन के एकदम करीब चली गई।
उसने उस शर्ट को अपने हाथों से छूकर देखा। शर्ट का मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट था। उसे छूकर ही पता चल गया था कि ये सिद्धार्थ के लिए सबसे कंफर्टेबल फैब्रिक होगा। आई रियली लाइक दिस शर्ट। सोनल ने खुश होकर एक बार स्टाफ की तरफ मुड़ते हुए कहा। फिर उसने तुरंत साइज चेक करने के लिए शर्ट की कॉलर के अंदर की तरफ देखा। 185 सेंटीमीटर देखकर उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। ये साइज सिद्धार्थ के लिए परफेक्ट था। मुझे ये खरीदना है, कहते हुए सोनल ने झट से उसका प्राइस टैग उठाकर देखा। प्राइस देखते ही तुरंत उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। हाँ, 6,999। ओह नो, इतनी महंगी शर्ट। सोनल का सारा मूड ऑफ हो गया। ये कीमत तो उसकी महीने भर की सैलरी से भी कहीं ज्यादा थी। सोनल सिद्धार्थ को जो देना चाहती थी उसके हिसाब से परफेक्ट गिफ्ट था। उसे पसंद भी बहुत आया था, मगर उसकी कीमत ने उसके हाथ रोक लिए थे। उसका एक मन कह रहा था कि उसे ये शर्ट खरीद लेनी चाहिए। अगर शर्ट बिक गई तो उसका पछतावा उसे जिंदगी भर होता रहेगा। और दूसरा मन कह रहा था, कहां से लाएगी इस शर्ट को खरीदने के पैसे। अगर वो आलिया से अपने सारे पैसे वापस ले भी लेगी ना, तो भी हाँ 1,000 रुपए कम ही पड़ रहे थे। और फिर उसे आलिया से पैसे वापस लेना भी ठीक नहीं लग रहा था। कॉलेज के असाइनमेंट्स बनाने के लिए आलिया ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने लिए एक लैपटॉप खरीदा था। सो उसके खुद के पास भी अब पैसे नहीं थे और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। सोनल को वहां परेशान खड़ा देखकर वहां मौजूद स्टाफ अब उसके पास आ गया था। उसे तो पहले से ही अंदाजा था कि सोनल यहाँ से कुछ खरीद नहीं पाएगी। सो उसने थोड़ी रूखी आवाज में उससे पूछा, मैडम आपको ये शर्ट लेनी भी है या नहीं। सोनल को वो दिन याद आ गया जब क्लासरूम में नोज ब्लीडिंग होने के कारण सिद्धार्थ ने उसे अपनी शर्ट दे दी थी। सोनल की वजह से उसकी इतनी एक्सपेंसिव शर्ट खराब हो गई थी। देखिए मैडम, अगर आपको नहीं लेनी है तो आप प्लीज बाहर। स्टाफ ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सोनल ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ मुझे ये शर्ट खरीदनी है। सोनल ने गहरी सांस लेते हुए अपने मन को समझाया। इतना मत सोच सोनल, सिद्धार्थ ने इतना कुछ किया है तेरे लिए, उसके लिए तो एक रिवॉर्ड गिफ्ट तो ले ही सकती है ना। आज पहली बार उसने वो क्रेडिट कार्ड निकाला जो सिद्धार्थ ने उसे दिया था। सोनल ने अब तक उस क्रेडिट कार्ड का एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया था, मगर आज उसका इस्तेमाल करने के अलावा उसे और कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा था। उस कार्ड का इस्तेमाल करके उसने वो शर्ट खरीद ली और इस बार मॉल के स्टाफ ने उसके साथ बिल्कुल भी रूखा बर्ताव नहीं किया, बल्कि उसे एक बड़ी सी स्माइल और पूरी रिस्पेक्ट के साथ खुद मेंस सेक्शन के एग्जिट तक छोड़कर आया। अपने हाथों में शॉपिंग बैग लेकर सोनल वहां से निकल आई। ठीक उसी समय अमेरिका में सिद्धार्थ के फोन पर एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आया। उसने थोड़ा चौंकते हुए उस मैसेज के ऊपर नजर डाली। अपनी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन का मैसेज देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गया था। सिद्धार्थ ने अपना क्रेडिट कार्ड सोनल को बहुत पहले ही दे दिया था। कार्ड देते वक्त उसने सोनल को अच्छे से समझाया भी था कि वो इससे जो चाहे वो खरीद सकती है, चाहे वो चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उससे सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आगे से अपने खर्चों के लिए वो इसी क्रेडिट कार्ड का यूज करे। मगर इतना समझाने के बावजूद सोनल ने कभी भी उस कार्ड का इस्तेमाल अपने खर्चों के लिए नहीं किया था। सिद्धार्थ को भी पता था कि सोनल के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी और कोई चीज नहीं थी। सो उसने भी कभी उसे अपना कार्ड यूज करने के लिए फोर्स नहीं किया था। आज अचानक सोनल को क्या हुआ है? लगता है फाइनली अब मैडम को अकल आने लगी है। सोचते हुए सिद्धार्थ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि सोनल ने फाइनली उसके पैसों का यूज करना शुरू कर दिया था। वरना जब उसने कहा था कि वो खुद जॉब करके पैसा कमाना चाहती है तो उसे ये सुनकर बेहद गुस्सा आया था। आखिर वो हस्बैंड है उसका, उसके पैसे यूज करने में क्या प्रॉब्लम है सोनल को? सुबह से अब तक काम के प्रेशर के कारण सिद्धार्थ का मूड बहुत खराब था, लेकिन सिर्फ इस एक मैसेज से उसका मूड वापस फ्रेश हो गया था। उसने झट से मोबाइल उठाकर सोनल का नंबर निकाला। वो भी जानना चाहता था कि आखिर सोनल ने क्या खरीदा है, मगर फिर कुछ सोचकर उसने फोन वापस रख दिया। क्या फर्क पड़ता है उसने कुछ भी खरीदा हो, उसके लिए यही बहुत काफी था कि सोनल अब धीरे धीरे ही सही उसकी चीजें हक से यूज करना सीख रही थी। दूसरी तरफ सोनल ने वो शर्ट खरीद तो ली थी, मगर मन ही मन वो थोड़ा परेशान भी हो रही थी। उसके दिमाग में एक साथ अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे। एक तरफ तो वो इस बात से खुश थी कि उसने सिद्धार्थ के लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट खरीद लिया है, मगर दूसरी तरफ इस बात के लिए भी परेशान थी कि उसने एक साथ इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। अगर सिद्धार्थ इस बात के लिए उस पर नाराज हो गया तो आखिर उस शर्ट को खरीदने के लिए उसने उसी का कार्ड तो यूज किया था। हाँ, लेकिन उसने कहा भी तो था ना कि सोनल इसे जो चाहे खरीद सकती है। आखिरकार उसने अपना सिर झटकते हुए अपने दिमाग में आने वाले सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। शर्ट तो वो अब खरीद चुकी थी, तो अब ये सब सोचने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर सिद्धार्थ को वाकई ये शर्ट अच्छी नहीं लगी तो वो नेक्स्ट टाइम अपनी सैलरी से पैसे बचाकर उसे इस शर्ट की कीमत लौटा देगी। अपनी सोच में गुम सोनल धीरे धीरे चलते हुए एलिवेटर से बाहर आ गई। तभी उसे किसी ने पीछे से पुकारा, सोनल। उसने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे किंजल खड़ी थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ माया भी थी। सोनल पहले तो उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गई, मगर फिर अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए उसने कहा, ओ हाय, तुम दोनों यहाँ। दरअसल आज किंजल ने माया से कहा था कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है और वो तुरंत तैयार भी हो गई, मगर उन दोनों को क्या पता था कि उन्हें यहाँ मॉल में सोनल भी नजर आ जाएगी। किंजल की नजर सीधे फिसलकर उसके हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग पर जाकर अटक गई। शॉपिंग बैग पर इसी मॉल का लोगो लगा हुआ था और साथ में मेंस क्लोथिंग का टैग भी था। तो क्या सोनल यहाँ सिद्धार्थ के लिए कपड़े खरीदने आई थी? ये ख्याल दिमाग में आते ही किंजल के दिल में नफरत और जलन दोनों एक साथ हिलौरे मारने लगा था, मगर अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान का मुखौटा उड़े हुए वो तुरंत चलती हुई सोनल के पास आ गई। अपनी आवाज में फिक्र दिखाते हुए उसने पूछा, अरे सोनल, तुम उस रात पार्टी में से अचानक कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें पता भी है सब लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें सबने? अच्छा उस रात, हाँ वो एक्चुअली मुझे शायद सी फूड खाने की वजह से एलर्जी हो गई थी। तबीयत ज्यादा खराब होने लग गई थी तो मुझे घर जाना ही सही लगा। सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए ही पार्टी से चली आई थी। आलिया ने सोनल को बताया था कि वहां उस होटल में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सिद्धार्थ के अलावा और किसी को भी पता नहीं था। सो सोनल ने बिना किसी हिचक के उससे साफ झूठ बोल दिया। उसकी बात सुनकर किंजल मन ही मन हंस रही थी। ऑफ कोर्स वो जानती थी कि सोनल सच नहीं बोल रही है, लेकिन ये सब सोनल को बताकर वो खुद अपनी सच्चाई उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। सो उसने भी स्माइल करते हुए कहा, इट्स ओके, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पर आगे से कभी भी ऐसा मत करना, ओके? किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनल के लिए किंजल का ये रूप देख पाना अभी भी थोड़ा शॉकिंग था। उस पार्टी वाली रात से ही वो इतनी चेंज हो गई थी कि सोनल अब तक हैरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे किंजल की बॉडी तो वही थी, मगर उसके अंदर किसी संस्कारी लड़की की आत्मा घुसाई थी। आखिर हर वक्त सोनल को नीचा दिखाने और परेशान करने वाली लड़की में एक रात में इतना सारा चेंज किसी के लिए भी हजम करना मुश्किल था। अरे तुम यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी, क्या खरीदा तुमने? किंजल ने थोड़ा एक्साइटेड होने का नाटक करते हुए पूछा। उसने ऐसे जाहिर किया जैसे अभी अभी सोनल के शॉपिंग बैग के ऊपर उसका ध्यान गया हो। सोनल ने जब किंजल को अपने सामने खड़ा देखा तभी उसका मन हो रहा था कि वो उस शॉपिंग बैग को कहीं छिपा दे ताकि किंजल उसे देख ना पाए, मगर फिर किंजल का बदला हुआ बर्ताव देखकर उसे लग रहा था कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ,
सोनल ने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा। वैसे भी वो क्या खरीदती है ये उसका पर्सनल मैटर था, तो उसे किंजल या किसी और को इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर माया से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किंजल को बचपन से जानती थी। उसके साथ रहते रहते वो इतना तो समझ ही गई थी कि किंजल कभी भी कोई काम बेवजह नहीं करती थी, और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही किंजल हर जगह उसे अपने साथ लेकर जाती थी। क्या बात है सोनल, मेंस क्लोथिंग तो सर्वाइव करने के लिए तुमने भी किसी अमीर लड़के को अपने जाल में फंसा ही लिया? हाँ, माया ने उसे एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा। जिसके दिमाग में ही गंदगी भरी हो उसके मुंह से कुछ अच्छा निकलने की मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ माया। तुम्हारे दिमाग में जो गटर है ना, उसकी स्मेल तुम्हारे मुंह से भी आ रही है। सोनल ने उसे उसी टोन में जवाब दिया। सोनल का जवाब सुनकर माया को गुस्सा तो बहुत आया, मगर किंजल के इशारे पर वो चुप हो गई। माया, आज सचमुच ब्रश नहीं किया क्या तुमने? सच कहूं तो अब मुझे भी स्मेल आ रही है। किंजल ने उसे थोड़ा मजाकिया लहजे में चुप होने का इशारा करते हुए कहा। फिर तुरंत सोनल की तरफ पलटते हुए बोली, उसकी बातों पर ध्यान मत दो सोनल, वो हमेशा ही ऐसे बातें करती है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े खरीदने आई हो? कहो तो मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? हाँ, किंजल ने सोनल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, वो मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे अब चलना चाहिए, थैंक्स। सोनल ने उसका ऑफर ठुकराते हुए कहा। वैसे भी उसने झूठ कहाँ कहा था, वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए नहीं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर कपड़े लेने आई थी। अरे इतनी जल्दी? ओके फाइन, बाय। सोनल की बात सुनकर किंजल उसे बाय बोलने पर मजबूर हो गई थी। सोनल के पीछे मुड़ते ही किंजल के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई थी। गुस्से में लाल आंखों से वो सोनल को ऐसे देख रही थी जैसे अभी अपनी नजरों से वो सोनल का मोर्चा कर देगी। कब तक भागोगी मुझसे सोनल? अगर तूने मेरे सिद्धार्थ को मुझसे छीनने की कोशिश भी की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गलती तो हो गई थी मुझसे, उस रात पार्टी में तुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, वरना आज तो यहाँ मेरे सामने खड़ी होकर एटीट्यूड दिखाने के लायक भी नहीं होती। किंजल ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। मन ही मन उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उस रात पार्टी में उसे सोनल को किसी भी हाल में होटल से बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। अगर वो उस रात अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो अभी तक सिद्धार्थ खुद ही सोनल को धक्के मारकर अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुका होता। किंजल की बात सुनकर माया थोड़ा चौंक गई थी। किंजल ने उसे पार्टी वाली रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्या हुआ था उस रात पार्टी में? तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। किंजल ने गुस्से से माया की तरफ देखते हुए कहा। अपने काम से काम रखो समझी, बेवजह हर जगह अपनी टांग घुसाने की जरूरत नहीं है। किंजल की बात सुनकर माया थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई थी। हालांकि माया किंजल के हर काम में बराबर की पार्टनर होती थी और सबसे ज्यादा ट्रस्ट भी वो उसी पर करती थी, लेकिन फिर भी उसने माया को उस रात के पार्टी वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। आखिर उसने क्राइम किया था, जितने कम लोगों को इस बात का पता चले उतना ही ज्यादा सेफ रहेगी वो, इसलिए उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। अब ओके किंजल, लेकिन इस सोनल का क्या करना है? सिद्धार्थ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कहीं ऐसा ना हो कि सोनल उसे अपने जाल में उलझाकर तुमसे दूर कर दे। माया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर किंजल के चेहरे पर एक तीखी स्माइल आ गई थी। डोंट वरी माया, अब तक तुमने भी मान लिया है कि सिद्धार्थ सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है। उसे किसी भी हालत में मैं इस बहन जी की बातों में नहीं आने दूंगी। इस सोनल को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा कभी वो सिद्धार्थ के बारे में सोचने की गलती नहीं करेगी। फिर तेजी से माया की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, लेट्स गो। और वो दोनों वापस अपनी शॉपिंग में बिजी हो गई। गाइस, हमें बहुत सारे कंप्लेन मिले हैं कि वॉइस बहुत ज़्यादा फास्ट है, पर वॉइस स्लो करने से ओरिजिनल वॉइस चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने वॉइस को स्लो नहीं किया। बट क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए लास्ट का एक एपिसोड हम लोगों ने स्लो करके डाला है। आप लोग कमेंट में बताइए आपको पहले वाला ठीक लगा या अभी वाला स्लो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे का एपिसोड्स स्लो डालना है या फास्ट। सो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्लो चाहिए या फास्ट। आज फैशन हाथ में काम करते हुए सोनल को एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी। ढेर सारा काम करने के बावजूद उसे जरा सी भी थकावट नहीं हो रही थी। आज सिद्धार्थ अमेरिका से वापस लौटने वाला था। इस बात से वो इतनी ज्यादा खुश थी कि बाकी सारी चीजें वो जैसे भूल ही गई थी। सफाई का काम खत्म करते ही और सारे सैंपल्स को सैंपल रूम में ठीक ठाक रखने के बाद वो बाहर लॉबी में आ गई। सामने से लवली अपने हाथों में कपड़ों से भरे 2 बड़ी बड़ी बैग्स उठाए अंदर आ रही थी। उन बैग्स के अलावा उसके हाथ में कुछ फाइल्स भी थी। पिछले कुछ दिनों में फैशन हब की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी, मगर इससे पंक्ति की उम्मीदें भी और बढ़ने लगी थी। अब वो केवल सेलिब्रिटीज के कपड़े बनाने तक ही अपनी लिमिट्स नहीं रखना चाहती थी। वैसे भी वो हमेशा से फैशन हब को एक बड़ा ब्रांच बनाना चाहती थी। इसके लिए वो एक फैशन शो करवाने की प्लानिंग कर रही थी। लवली इस काम में आजकल बहुत ज्यादा बिजी थी। फैशन शो के लिए क्लोथिंग सैंपल्स देखने के लिए वो खुद ही फैक्ट्री के चक्कर लगा रही थी। इतना सारा सामान एक साथ उठाने और लगातार काम करने की वजह से वो काफी थकी हुई सी भी लग रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी चमक रही थी। उसने इस वक्त करीब 8 इंच की हील्स वाली सैंडल्स पहन रखी थी। सोनल को तो हैरानी इस बात की हो रही थी कि इतनी हाई हील्स के साथ वो इतना सारा वेट उठाए सीधी कैसे चल पा रही थी। उसे उसकी हालत पर थोड़ा तरस आ रहा था। सो मदद करने के इरादे से सोनल ने उसके पास जाकर कहा, हाय लवली, may I help you? तुम चाहो तो ये बैग्स मुझे दे सकती हो। मगर लवली ने हड़बड़ाते हुए तुरंत बैग्स उसकी हाथ की पहुंच से दूर कर दिए। उसके हाथ में इस वक्त बेहद एक्सपेंसिव कपड़े थे जिन्हें लेकर वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। मगर अचानक उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। हड़बड़ाहट से भरी आवाज में उसने कहा, सोनल, वो पंक्ति इस वक्त ऑफिस में नहीं है, तो तुम ये सब मेरे ऑफिस में ले जाकर रख दोगी प्लीज। एक्चुअली सुबह से ही मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसने तुरंत सोनल के हाथों में वो दोनों बैग्स और फाइल्स पकड़ा दी और उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही दौड़ती हुई बाथरूम के अंदर चली गई। सोनल थोड़ी शॉक में अभी भी बाथरूम के दरवाजे की तरफ ही देख रही थी
लवली ने तुरंत डोर ओपन करते हुए उसे वार्न किया, ये बैग्स या फाइल्स कुछ भी खोलकर देखने की कोशिश मत करना, ओके? डोंट वरी लवली, मैं कुछ भी नहीं देखूंगी, मैं बस इसे लेकर ही जा रही थी, सोनल ने भरोसा दिलाते हुए कहा। लवली ने वापस बाथरूम का डोर लॉक कर दिया। सोनल ने वो सारा सामान ले जाकर लवली के केबिन में रख दिया और ऑफिस का डोर लॉक कर दिया। डोर लॉक करके वो पीछे मुड़ी तो अपने सामने साशा को खड़ी देखकर बुरी तरह चौंक गई। साशा ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले फैशन हब में काम करना शुरू किया था। उसने मुस्कुराते हुए सोनल की तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया और फिर अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करते हुए बोली, बैग ज्यादा भारी था क्या? ऐसा क्या लेकर आई हो जो लवली ने उसे किसी को भी देखने से मना किया है? थैंक्स बट आई रियली डोंट नो इसमें क्या है। कहते हुए सोनल ने उसके हाथ से पानी का ग्लास ले लिया। साशा ने एक बार फिर से अंदर झांकने की कोशिश करते हुए पूछा, मैंने सुना है फैशन हब की तरफ से कोई फैशन शो ऑर्गेनाइज होने वाला है, अब कहीं इसमें उसी के सैंपल्स तो नहीं है? सोनल ने पानी का ग्लास उसे लौटा दिया। साशा ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ इसमें सैंपल्स ही होंगे, वरना वो इसे किसी को भी देने से मना क्यों करती? सोनल को इन सब गॉसिप्स में शामिल होने का कोई शौक नहीं था, सो उसने एक स्माइल के साथ साशा की तरफ देखते हुए कहा, साशा वो मुझे किसी जरूरी काम से जाना था। ओके ओके ओके। उसकी बात सुनकर साशा ने तुरंत जवाब दिया और अपने रास्ते चली गई। फैशन हब से निकलकर सोनल ने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी ले ली थी। टैक्सी में बैठी बैठी वो सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगी। कितने दिनों के बाद वो सिद्धार्थ को अपने सामने देखेगी, ये सोचकर ही वो एक्साइटेड हो रही थी, मगर इसके साथ ही उसे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी। आजकल उसे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था जैसे हालिया के रोमांटिक नॉवेल्स में राइटर्स डिस्क्राइब करते हैं ना, वो वाली सिचुएशन जब नॉवल की हीरोइन अपने हीरो से मिलने के लिए उसके पास जाती है। इस एहसास को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से प्यार किया हो। तो क्या सोनल को भी प्यार हो गया था? मगर उसने अपने सिर पर हल्के से मारते हुए इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। क्यों फालतू की बातें सोच रही है सोनल? ऐसा नहीं हो सकता। सिद्धार्थ से कैसे प्यार हो सकता है तुझे? मगर उसे पता ही नहीं चला। ये सब सोचते हुए कब वो अकेली बैठी बिना वजह ही मुस्कुराने लगी थी। कैब का ड्राइवर ना जाने कब से रियरव्यू मिरर में उसे देखे जा रहा था। उसे ऐसे शर्मा शर्मा कर मुस्कुराता हुआ देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने हंसते हुए आखिरकार सोनल से पूछ ही लिया, अपने बॉयफ्रेंड को लेने के लिए जा रही हो बेटा? उसकी बात सुनकर सोनल का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया था। ड्राइवर उसकी इस हालत पर मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। उसकी उम्र यही कोई 40-45 के आसपास थी। तुम्हें देखकर मुझे अपनी वाइफ की याद आ गई। जब वो तुम्हारी उम्र की थी ना, तब वो भी मुझसे मिलने के लिए ऐसे ही आया करती थी, और जितनी बार भी वो मुझसे मिलती थी, मुझे हर बार उससे पहले से भी ज्यादा प्यार हो जाया करता था। क्या दिन थे वो भी, यकीन ही नहीं होता 20 साल बीत चुके हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और सामने सड़क की तरफ अपनी नजरें कर ली। सोनल भी उसकी बात सुनकर अब मुस्कुराने लगी थी। आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। कैब ड्राइवर ने थोड़ा प्राउडली उसे जवाब दिया, हाँ मैं आज भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं इतने पैसे तो नहीं कमा पाता कि उसे शानो शौकत से भरी जिंदगी दे सकूं, लेकिन उसे बेहिसाब प्यार तो दे ही सकता हूं ना। और फिर वो है भी तो कितनी अच्छी, सबका कितना ख्याल रखती है। मैं तो उसे जितनी भी बार देखता हूं ना, मुझे हर बार उससे फिर से प्यार हो जाता है। उसने हंसते हुए जवाब दिया। सोनल को उसकी बात सुनकर अच्छा लग रहा था। पूरे रास्ते वो कैब ड्राइवर सोनल से अपनी वाइफ की ही बातें करता आ रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर सोनल ने कैब ड्राइवर को पैसे दिए। जब वो जाने लगी ना, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, आज इतने दिनों के बाद तुम मुझसे मिलने जा रही हो, वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, बाकी किसी की परवाह मत करना। अगर तुम उसे एक बार प्यार से एक जादू की झप्पी दे दोगी ना, तो उसका मूड भी एकदम मैजिकल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सोनल ने मुस्कुराते हुए बस अपना सिर झुका लिया। हंसते हुए कैब ड्राइवर ने वापस जाने के लिए अपनी कैब स्टार्ट कर दी। मगर सोनल ने जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ देखा, नर्वसनेस के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे। क्या वो सच में सिद्धार्थ का सामना कर पाएगी? कैसे उसके सामने जाएगी वो? कहीं वो इस बात से नाराज हो गया तो? ये सोचकर उसका दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा था। हड़बड़ाहट में उसने कैब ड्राइवर को वापस रुकने का इशारा किया। उसने चौंकते हुए वापस कैब रोक दी। सोनल ने तेजी से कैब का डोर ओपन कर दरवाजे को बंद करते हुए कहा, प्लीज मुझे वापस घर छोड़ दीजिए। कैब ड्राइवर को उसके अचानक इस बदले फैसले से थोड़ा शॉक था, मगर फिर भी उसने गाड़ी वापस घुमा दी। पूरा देखने के लिए थैंक यू, और आगे के एपिसोड्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।